हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का इतिहास का अध्याय 4 पढ़ेंगे। और इस पिछली वाली वीडियो में मैंने जो है आपको धर्म युद्ध के बारे में बताया कि किस तरह से जो है धर्म युद्ध हुआ, दो अलग अलग धर्म के बीच में टकराव हुआ और दो धर्म युद्ध के बारे में, प्रथम धर्म युद्ध के बारे में और द्वितीय धर्म युद्ध के बारे में बता चुका हूँ। तो पहले धर्म युद्ध के अंदर जो है ईसाई की इनकी विजय हुई, ईसाई वर्ग यानी ईसाई धर्म की, और दूसरा जो धर्म युद्ध है उसमें मुस्लिम यानी इस्लाम की विजय हुई। अब हम चलते हैं तीसरा धर्म युद्ध के बारे में। तो देखो, तीसरा धर्म युद्ध जो है 1189 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो तीसरे धर्म युद्ध के लिए जो है प्रोत्साहन मिला, लेकिन धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीनी ने कुछ जो है मध्यवर्ती या तटवर्ती शहरों पर और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के लिए जो है के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं कर सके। और मिस्र के शासकों और मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। यानी 1291 के अंदर मामालुक जो है ठीक है, मामालुक जो ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, इन मामालुकों ने जो है अंततः जो है फिलिस्तीन शहर से जो है ईसाइयों को जो है बाहर खदेड़ दिया, यानी बाहर निकाल दिया। तो धीरे धीरे जो है यूरोप में जो है इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई और उनका ध्यान अपने ही आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। तो धीरे धीरे जो हमने देखा मामालुक जो है ईसाई जो शासक है, इसने किस तरह से ईसाइयों को जो है इस क्षेत्र से बाहर निकाल जाए। इन धर्म युद्धों में ईसाई और मुस्लिम संबंधों में दो पहलू पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। यानी कह रहा है कि जो तीसरा धर्म युद्ध जो है उसमें जो मामालुक जो है 1291 में जब इसने क्या करा, ईसाइयों पर आक्रमण कर दिया और फिलिस्तीन से समूचे ईसाइयों को वहाँ से बाहर खदेड़ दिया। तो इस तरह तीसरे धर्म युद्ध के अंदर जो है मुस्लिम समाज या इस्लाम धर्म की जो है विजय प्राप्त हुई। यानी तीन धर्म युद्ध में से जो है पहला धर्म युद्ध जो है ईसाई वर्ग ने जीता और अगले जो धर्म युद्ध है दूसरा और तीसरा धर्म युद्ध, उसमें जो है मुस्लिम वर्ग की विजय हुई। तो इन धर्म युद्धों के कारण मुस्लिम के संबंध दो पहलू पर जो है हम चर्चा कर सकते हैं। इनमें से एक तो था मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की और कठोर जो लड़ाइयों की कड़वी यादों और मिलीजुली जो है आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा को ज़रूरत का परिणाम था। और दूसरा जो है मुस्लिम सत्ता के बहाली के बाद भी पूर्ण और पश्चिम में बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदाय पीसा और जो है जनोवा और वेनिस का अधिक प्रभाव। तो इसका पहला प्रभाव क्या पड़ा कि जो जब ईसाईकरण होने लगा तीसरे धर्म युद्ध के अंदर भी, जब मुस्लिम वर्ग जीत गया, तो जितने भी जो ईसाई वर्ग बचे हुए थे वो ईसाई वर्गों पर जो है कठोर पूर्ण या जो है निर्दय जो है या अत्याचार किए जाने लगे। और दूसरा जो था कि इतने विजय के बाद, दो धर्म युद्ध जीतने के बाद भी जो है इटली के अंदर जो है इनके व्यापारिक संबंध जो है वो खराब होने लगे। तो हम आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर और हम बताते हैं आपको सीरिया में फ्रैंक, ठीक है। सीरिया में फ्रैंक, ठीक है। तो देखिए आप, इसमें क्या था कि अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों के साथ विभिन्न फ्रैंक यानी पश्चिमी देशों के नागरिक, यानी फ्रैंक क्या है, ये फ्रैंक, इस फ्रैंक का शब्द है पश्चिमी देशों के नागरिक, ठीक है। पश्चिमी देशों के जो नागरिक है उन्हें फ्रैंक कहा जाता था। तो पश्चिमी देश के नागरिक जो है धर्म युद्ध में विजयी हुए। अभिजातों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का था और शुरू के जो है धर्म युद्धकारी जो है सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए और बाद में अपने आने वाले की तुलना में वो आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति अधिक सहिष्णु थे। और 12वीं शताब्दी के एक सीरियाई मुसलमान उस्मा इब्न मुमकिन ने अपने संस्मरणों को अपने
पड़ोसी के बारे में कुछ दिलचस्प बात भी कही है। तो कह रहा कि जो मुस्लिम है उसने अपने जो है इस जीवन वृत्तांत को जो उसने उल्लेख किया है। तो फ्रैंक लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस देश भर में बस गए, यानी जो फ्रैंक जो लोग थे वो इसी फिलिस्तीन या सीरिया के अंदर जाके आके बस गए थे, क्योंकि ना उन्हें वो एक तरह से जो है मुस्लिम धर्म जो है उनमें कठोर रुख अपना रहा था, तो मुसलमानों के साथ साथ जुड़े हुए थे। यानी जो अब जो देश वहाँ पर जो बस गए वो अब क्या है, मुसलमानों से जुड़ गए, उनके रीति रिवाज को जो है अपना रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि वो किस तरह से जो है वो उसमें आत्मसात हो गए। तो वे नए वालों से बेहतर थे, लेकिन नियम का अपवाद भी था और उसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था। एक उदाहरण है कि एक बार जो है मैंने किसी आदमी को व्यापार के लिए जो है एंटीओक भेजा, यानी अब वो अपना उदाहरण बता रहा है कि उसने किसी व्यापारी को जो है एंटीओक भेजा व्यापार के लिए, और उस समय चीफ थियोडोर सोफियानोस ईसाई जो था वो वहाँ पर था, यानी जो उस समय एक ईसाई जो है अधिकारी था, और वहाँ पर वो मैं आपस में जो दोस्त थे वो दोनों दोस्त थे। तब वहाँ पर एक एंटीओक मेरे इस हर तरह से शक्तिशाली था, और एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा कि मेरे एक फ्रैंक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया था, मेरे साथ चलो और देखो कि वो लोग किस प्रकार रहते हैं। और मेरे आदमी ने मुझे बताया कि इसलिए कि मैं उसके साथ चला गया, और हम उन पुराने शूरवीरों में से एक शूरवीर के घर पर पहुँचे जो प्रथम फ्रैंक अभियान के साथ आए थे, और वहाँ पर अपने राज्य और सेना के सेवानिवृत्त हो चुके थे, और अपने पास एंटीओक में संपत्ति थी, वहाँ पर वो रहता था। और उसने जो है बहुत सी सफाई में स्वादिष्ट भोजन भी परोसा, ठीक है, बहुत ही जो है सफाई से उसने स्वादिष्ट भोजन भी परोसा। तो किस तरह से जो एक फ्रैंक व्यक्ति ने जो है उनके साथ जो है व्यवहार किया, वो उस घटना को बता रहा है। और जब उसने कहा कि मैं जी भरकर खाना खाऊं क्योंकि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता, मेरे पास मिस्री महिला है जो मेरा खाना बनाती है और जो मुझे कुछ तैयार करती है, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। तो उस ईसाई व्यक्ति ने ये कहा कि मेरी जो खाना बना रही है वो एक सीरिय महिला है, यानी एक मुस्लिम महिला है, वो जो भी मेरे लिए पकाती है खाना बनाती है मैं उसको ग्रहण करता हूँ, अन्य बाहर का मैं कुछ नहीं खाता, और ना मैं कभी जो है सूअर के मांस को मेरे घर में के अंदर प्रवेश जो है होता है, यानी उसके घर में जो है सूअर का मांस भी नहीं खाया जाते, इसलिए मैंने खाया, लेकिन कुछ सावधानी के साथ, और अपनी भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है। और फ्रैंक लोगों ने भीड़ में मेरे पास आकर इकट्ठे हो गई, और मुझे यकीन था हो गया कि मेरा अंत अब निकट है। तो धीरे जब उसने ये कहा, उसने देखा कि अब मेरा अंत निकट है उस व्यक्ति का जो वहाँ पर गया है उसके साथ में, तो तब वो अचानक उसका वही शूरवीर जो है मेरे पास मेरे भाई हुर्सो को हत्या कर दी थी। उसने जो है हुर्सो आसमिया के एक शूरवीर था जिसने उसके हत्या आमा की सेना के साथ में की थी। तो इस तरह से देखा आप किस तरह से जो है एक सीरिया जो व्यक्ति जो है जब वो या जो एक ईसाई व्यक्ति जो है वहाँ पर जा रहा है या मुस्लिम जब वहाँ पर जा रहा है, तो किस तरह से जो है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, या किस तरह से जो है वो उनका जो है आत्मसात होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमने ये देखा है। तो इस तरह से जो है अब ये जो टकराव जो है ये देशों में और भी बढ़ते चले गए, और धीरे धीरे जो है ये बदलाव होने लगे समाज के अंदर और संस्कृति के अंदर। तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो है तीसरा धर्म युद्ध जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके बाद में शहरी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था ठीक है, अर्थव्यवस्था में कृषि, ठीक है, उसके बाद शहरीकरण और वाणिज्य। अब इस्लाम धर्म का जो है शहरीकरण और वाणिज्य। तो नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, यानी उस समय जो मुस्लिम वर्ग ने जो भी वर्ग जीते उसमें जो प्रमुख जो क्षेत्र था वो क्या था, कृषि क्षेत्र था। और इस्लामी राज्य में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। ज़मीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे, यानी ज़मीन के मालिक जो है बड़े और छोटे किसान थे। तो ये जो है उस पर अपनी जो है खेती किया करते थे, और इस तरह से उन्होंने जो है इस तरह उस क्षेत्र को आगे तक बढ़ाया। और ज़मीन के मालिक जो है कहीं कहीं पर उनके राज्य भी थे। इराक और ईरान में जो है ज़मीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी, यानी इसमें कह रहा है कि हम कृषि को देखें तो ईरान और इराक
ठीक है। ईरान और इराक, यहाँ पर जो है कृषि भूमि जो है काफ़ी बड़े क्षेत्रों में बटी हुई थी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर दजला और फरात नदी जो है यहाँ पर बह रही है और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी आ रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है कृषि भूमि काफ़ी बड़ी जो है इकाइयों में बटी हुई थी। और फिर जिसकी खेती में किसानों द्वारा की जाती थी और ससानी और इस्लामी कालों में जो है संपदा स्वामी राज्य की ओर से एक कर एकत्रित करते थे। तो इस तरह से हमने देखा है कि ईरान और इराक में जो है कृषि भूमि जो थी वहाँ पर जो है ससानी साम्राज्य और इस्लामी प्रदेश जो है यहाँ पर वो कृषि किया करते थे। तो इस तरह हमने देखा है कि किस तरह जो है तो इस तरह से हमने देखा है ससानी और इस्लामी प्रदेश जो है कृषि पर आधारित थे और इसके तरह जो है इस्लाम जब जो है ईरान और सऊदी अरब के अंदर फैला और यूरोप के अंदर फैला तो इसने जो है अपना वर्चस्व कायम कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं इन इलाकों में जो है पशुचारण की स्थिति में आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंचा। यानी जो पहले के जो लोग थे ये खाना बदोश लोग थे और पहले ये जो क्या है कृषि से पहले ये क्या करते थे, पशुपालन। ये कृषि से पहले पशुपालन करते थे तो धीरे धीरे पशुपालन से जो है अब ये स्थायी कृषि व्यवस्था पर आ गए थे। जमीन गांव की साझी संपत्ति थी और अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा जो है छोड़ दी गई थी वह राज्य में अपने हाथों में ले ली और साम्राज्य में विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई और विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्यों को। तो जो अब इस्लामी जो भूमि जिसने छोड़ दी, सही जो समाज के लोगों ने जो भूमि छोड़ दी है वो जो भूमि है वो कृषि की जो भूमि है ये भूमि किसको मिली, खलीफाओं को। खलीफा में भी क्या, खलीफा के परिवार के जो सदस्य हैं उनको ये भूमि दी गई और ये जो व्यक्ति जो है ये खलीफा के जो परिवार के जो लोग हैं ये उस भूमि पर जो है कृषि करवा रहे थे, ठीक है। तो देखा कृषि भूमि की जो है सर्वोपरि नियंत्रण राज्यों के हाथ में था और जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था। यानी जो है अब ये जो अधिकांश जो आय जो टैक्स जो कर है ये किससे मिल रहा है, हमारे को कृषि से मिल रहा है, ठीक है, कृषि से मिल रहा है। तो इस तरह से जो है अधिकांश जो आय वो राजस्व से प्राप्त होती थी, ठीक है। तो हम देखें तो अधिकांश जो है भू राजस्व प्राप्त होता था और अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिक के हाथों में रहती थी वो कर यानी खराज लगता था। यानी कर को क्या बोलते हैं, खराज, ठीक है, खराज प्राप्त होता था। तो जो भी खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर 5वें हिस्से के बराबर था। जो ज़मीन मुसलमानों की मिलिकियत थी अथवा जिसमें उसके द्वारा खेती की जाती थी उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। यानी जो है जो भी वो कृषि कर रहा है इस्लामिक व्यक्ति उसे 10% उसे कर खराज देना पड़ता था, ठीक है। और इस खराज के उद्देश्य से जो है तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है 10% जो है उन्हें अपना राजस्व देना पड़ता था। यानी कृषि का जो 10% जो दशवांश जो है वो कर के रूप में इन्हें देना पड़ता था इन इस्लामिक प्रदेशों को। तो वो गैर मुसलमान जो है कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे और उसमें राज्य की आय भी कम हो गई। यानी जो अब गैर मुस्लिम जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, कर दे रहा है, पर अगर कर की मात्रा को कम करना है तो उसे मुसलमान बनना पड़ेगा। तो इस तरह से राजस्व में भी कमी आई, ठीक है। जब अन्य समाज के लोग जब मुस्लिम धर्म अपनाने लगे तो उन्हें कर कम देना पड़ा, तो इससे क्या हुआ, राजस्व यानी भू राजस्व जो है कम आय होने लगी। और इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण के निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई। और 10वीं शताब्दी में राज्य अधिकारियों ने अपना वेतन भूमियों के कृषि के राजस्व से, जिसे एकता, ये एकता एक नया शब्द आया है, एक और एकता, ठीक है। तो ये एकता क्या है, राजस्व का हिस्सा, राजस्व का हिस्सा। तो ये राजस्व का हिस्सा जो है उसे एकता कहा जाता है। तो इस तरह से जो है फिर खलीफाओं ने जो है धर्मांतरण को निरुत्साहित कर दिया ताकि जो है जो कर जो कम आ रहा है उस कर को, उस खराज को जो है हम दोबारा प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ होने लगी। फिर लेने की प्राधिकृत किया, खेती में खुशहाली की राजनीतिक स्थिरता को साथ साथ जो है आई और बहुत से क्षेत्रों में जो है विशेष रूप से जो है नील घाटी में राज्य में सिंचाई और प्रणाली, बांधों और नहरों और निर्माण, कुएं की खुदाई, इसे आमतौर पर जो है हम
पवन चक्कियाँ या नौरियाँ भी लगी होती थी के लिए सहायता दी, और सारी चीज़ें जो है अच्छी फसल के लिए जो है ज़रूरी थी। इस्लामी कानून में इन लोगों को कर की रियायत दी गई, जो कि ज़मीन को पहली बार खेती में काम में ले रहे थे। ये जो पहली बार जो है किसान खेती कर रहा है, या पहली बार जो जिस ज़मीन का उपयोग कर रहा है, उन्हें बहुत कम कर देना पड़ रहा था। तो इस तरह से जो है कृषि को जो है इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया, इसका विकास किया गया ताकि और भी जो है राजस्व की प्राप्ति हो। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। और तो इस तरह से बांधों की सिंचाई प्रणाली की नहरों की खुदाई की गई ताकि जो है कृषि क्षेत्र की जो है उत्पादकता बढ़ाई जाए। प्रौद्योगिकी परिवर्तन में जो है प्रभाव से स्थिति में उत्पादकता की वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलें जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक, बैंगन की खेती भी की गई, और यूरोप में जो है उनको निर्यात भी किया गया। और वैसे वैसे शहरों की संख्या तेज़ी से बढ़ती हुई, वैसे वैसे इस्लामिक सभ्यता फलती फूलती रही। तो धीरे धीरे जो है इस्लामिक कंट्री ने जो है कृषि में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उससे राजस्व प्राप्त किया, उससे जो है उत्पादन में वृद्धि हुई, और जो है तमाम इस्लामिक कंट्री में जितने भी जो लोग हैं उन तक जो है भोजन या खाद्य सामग्री पहुंचती गई। और उन्होंने अपना विकास करके जो है कृषि का विकास करके जो है किस तरह अपने आमदनी को बढ़ाया, किस तरह उन्होंने खराज को बढ़ाया, किस तरह उन्होंने एकता को बढ़ाया। ये तमाम बातें जो है इस्लामिक जो है खलीफाओं ने इन बात को मद्देनजर रखते हुए जो है अपने कर में जो है वृद्धि कर ली। तो हमने देखा कि किस तरह जो है इस्लामिक क्षेत्र में जो है कृषि का जो है विकास हुआ, किस तरह कृषि में कुछ बदलाव हुए, प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए, और इससे जो है कृषि की उपज बढ़ने लगी और कर भी बढ़ने लगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है केवल हम कृषि के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस्लाम के शहरीकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शहरीकरण की ओर और वाणिज्य की ओर।